जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। आज हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो होता यह है कि कुछ दिन पहले यूएस ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थे उस पर स्ट्राइक किया है, इवन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी हमला किए हैं। अब इससे पहले जो वॉर चल रही थी इजराइल एंड ईरान के बीच में चल रही थी, लेकिन नाउ यूएसए हैज जम्प्ड इनटू इट। अब मामला थोड़ा बिगड़ गया है, तो इसकी वजह से ईरान की जो पार्लियामेंट है ये अप्रूव किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको क्लोज कर देना, यानी चौक या बंद कर देना। तो ये ग्लोबल न्यूज बन चुका है। अभी अगर ग्लोबल न्यूज बन रहा है तो इसका ग्लोबली इंपैक्ट भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज एक चलती हुई चीज बंद हो जाए तो उसका इंपैक्ट तो होगा ही। तो ये फिर ग्लोबली अगर न्यूज हो रहा है तो इसका इंपैक्ट ग्लोबली होगा। न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बहुत सारे एडिटर इसको इकोनॉमिक सुइसाइड करके लिखे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां लोकेटेड है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। साथ ही साथ इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये इतना स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस क्यों है ये देखेंगे, और साथ ही देखेंगे इसका इंडिया के लिए इंपैक्ट क्या होता है और इंडिया को अभी इस समय में क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमन। पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करता है। तो मैं बता रहा हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए स्ट्रेट क्या है एग्जैक्टली, वी डोंट नो व्हाट इज स्ट्रेट। तो बेफिक्र रहिए, मैं बता देता हूं। स्ट्रेट इज ए नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज एंड इवेंचुअली सेपरेट्स टू लैंड मासेस। मैं एक पिक्चर के साथ दिखा दूं। देखिए, सपोज ये एक लैंडमास है, ठीक है, ये एक लैंडमास है, इधर एक लैंडमास है, ठीक है। अब ये वाटर बॉडीज है, ये वाटर बॉडीज है। तो स्ट्रेट वही होगा जो ये वाला जो हिस्सा, ये जो पतली चैनल है, ये एक वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है इधर से इधर को। तो स्ट्रेट इज अ narrow piece of water by narrow channel of water that connects two water bodies, two larger water bodies and eventually separates two land masses। यहां एक लैंड मासेस है, यहां एक लैंड मासेस है। तो इवेंचुअली दो लैंड मास को सेपरेट भी कर रही है। आई होप कि स्ट्रेट अभी समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल पूछोगे तो मैं बता दूंगा। उस दिन पढ़ाया था पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि अफ्रीका के पास है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और भी बहुत सारे हैं। और इसकी वीडियोस मैं अच्छे से समझाया हूं पीडीएफ करके, चैनल में देख लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यहां पे ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमन है, इसको टच करता है, कनेक्ट कर रहा है। आप समझ में आया? दो एक पतली सी चैनल दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन। सेपरेट कर रही है टू लैंड मासेस को। कौन सा? एक ईरान है जो इसकी नॉर्थ कोस्ट में है, और एक अरेबियन पेनिनसुला। बता सकते हो अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में स्पेशली कौन सा है? एक है यूएई, आपको समझ में आया? यूएई, और है मूसनदान जो कि ओमन के पास है, इधर मूसनदान। स्पेशली दोनों कनेक्ट करता है। ये है इसकी एग्जैक्टली ज्योग्राफी। इसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 167 किलोमीटर लेंथ है, यानी 104 माइल्स इसकी जो लेंथ है किसकी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अब वाइड जो है, इसकी चौड़ाई जो है ये वेरी करता है। कहीं पे 39 किलोमीटर है तो कहीं पे 95 किलोमीटर तक भी है। इसकी बात बता रहा हूं। तो ये वेरी करता है वाइड, 160 किलोमीटर स्पेशली अप्रोक्सीमेटली उसकी जो लेंथ है। बाकी अगर हम देखेंगे दो तीन आइलैंड यहाँ पे है, यहाँ पे बताया हूं। ये है हॉर्मुज आइलैंड। दूसरा जो आइलैंड है ये हैगन आइलैंड है, ये वाला, सॉरी ये किस्म आइलैंड है, और ये वाला हैगन आइलैंड है। यहीं पर 3 आइलैंड है। कभी क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, इसलिए मैं बता दिया। इसकी अगर आसपास की कंट्री देखें तो ये ओमन है, ये सऊदी अरबिया है, यूएई इधर है, कतार यहां पे है, और कुवैत है बेसिकली इधर, अरेबियन पेनिनसुला यहाँ पे, बहरीन है, इराक ऊपर को है, ईरान यहाँ पे है। ईरान के बाद आता है कैस्पियन सी, ठीक है, और यहां पे लुंगिस्तान है, आई मीन पाकिस्तान। तो इतना इसका लोकेशन के लिए काफी है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स
इंपोर्टेंस चौक पॉइंट, मेराइन चौक पॉइंट या मेरीटाइम चौक पॉइंट बोल सकते हो। यहां से बहुत सारी बिजनेस होती है, ये एक चीज है। अगर हम 2024 और 25 की डाटा देखें तो ऑलमोस्ट 25% ग्लोबल सी बॉर्न वेल यहां से ट्रेड हुआ है। सी बॉर्न वेल का 20% ऑलमोस्ट क्या हुआ है, ग्लोबल ऑयल एंड पेट्रोलियम। बस याद रख लीजिए 25% ग्लोबल सी बॉर्न वेल, 20% ग्लोबल ऑयल एंड पेट्रोल एंड ऑलमोस्ट 20% एलएनजी का ट्रांजिट हुआ है। एलएनजी तो आपको डाउट होगा कि सर एलएनजी क्या है। एलएनजी इज लाइक सीएनजी, इसके फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब इसकी जो यूजेस है कहां होता है, बेसिकली इसको पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में यूज होता है और इंडस्ट्री में भी यूज होता है। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब ये सीएनजी से कैसे डिफरेंस है, इट इज ए क्लीनर बर्निंग वेल देन कोल एंड अदर वेल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे थ्रेड के बावजूद भी ईरान ने कभी ये जो चौक पॉइंट है यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया, लेकिन अभी अगर बंद हो जाएगा तो कुछ एक्सपर्ट बताते हैं ये ईरान के लिए ही खुद नुकसान है यानी लॉस है, क्योंकि इसकी जो वेल सप्लाई है जो चाइना को खास करके, चाइना यहां के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। तो ये बंद करना ईरान के लिए भी नुकसानदायक है। साथ ही साथ ये ग्लोबल की जो प्राइस है उसमें हाइक हो जाएगी, यानी प्राइस का जो वेल का रेट है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली वर्ल्ड में इंपैक्ट लाएगा ही लाएगा। अगर हम इसकी इंपैक्ट इंडिया के लिए देखें, इसकी इंपैक्ट ऑन इंडिया तो ये बहुत ही इंपैक्ट करता है यानी नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। कैसे ना, इंडिया की जो 85% वेल है, वेल सप्लाई वो यहीं से होता है, वेल सप्लाई, और 50% नेचुरल गैस, 50% नेचुरल गैस वो भी यहीं से आती है। तो ऑब्वियसली इंडिया को ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। इसके साथ साथ 2-3 चीज बढ़ सकती है, जैसे ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फॉरेक्स रिजर्व में नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व में। थर्ड आएगा रुपी की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। रुपी वैल्यू गिर सकती है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। अब आप पूछोगे सर इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज ऑफ प्राइसेस, यानी मूल्य की वृद्धि। तो ये सब हो सकता है। एक ट्रेड डेफिसिट हो सकता है इंडिया के लिए, फॉरेक्स रिजर्व में नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है, रुपी का वैल्यू गिर सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो ये सब इंडिया के लिए हो सकता है। लेकिन इंडिया हैज डाइवर्सिफाइड इट्स वेल सोर्सेस। तो ये जो अभी पर्शियन गल्फ यानी ईरान के पास से इंडिया वेल लेता था, अभी इंडिया क्या करता है, इसको डाइवर्सिफाई कर दिया है। तो एक जगह से नहीं लेता, जैसे कि रसिया हो गया, यूएसए हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। तो यहां से इंडिया तेल को इंपोर्ट कर रहा है। अगर कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी हो जाता है, लेकिन इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या क्या है, जैसे कि वो रसिया से जो ऑयल लाएंगे तो वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। क्या कैप ऑफ गुड होप से ला सकता है इंडिया, रसिया से ऑयल कैप ऑफ गुड होप से ला सकता है, या फिर पैसिफिक रूट्स बहुत सारे हैं वहां से ला सकता है, सुएज कैनल के रूट से ला सकता है। तो ये इंडिया को स्टेप लेना पड़ेगा। और क्या करना चाहिए इंडिया को, इंडिया की जो अपनी क्रूड ऑयल की रिजर्व है उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि इसको और भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जैसे यूएस हो या फिर नाइजीरिया या फिर एंगोला। इस कंट्रीज से हमें वेल की जो एज ए इंपोर्टर हम डिपेंड हो रहे हैं ईरान पे, यहां से डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आई होप कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। साथ ही साथ इसकी स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस क्या है, यानी जो लोकेशन है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और मैंने बताया कि इंपैक्ट ऑन इंडिया, ये सब मैंने बताया। ट्रेड डेफिसिट, फॉरेक्स
रिजर्व में गिरावट, रुपी वैल्यू में गिरावट और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और इंडिया को क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं। ये तो शुरुआत है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बहुत सारे और भी अच्छे वीडियो बनाता रहूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। वंदे उत्कल जननी।